कि नंबर्स असल में क्या कहानी बयां करते हैं। सबसे बड़ा सवाल बिल्कुल सीधा है, सबसे ज्यादा संपत्ति आखिर कौन बनाता है, एक घर का मालिक या वो इंसान जो जीवन भर किराए पर रहता है। इस सदियों पुरानी बहस को सुलझाने के लिए अगले 20 सालों की एक बेहद दिलचस्प और कालानुक्रमिक केस स्टडी से गुजरना होगा। हर महीने की किस्त, किराए में होने वाली हर बढ़ोतरी और घर की मरम्मत के हर छोटे बड़े बिल को ट्रैक किया जाएगा। ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि एक वास्तविक जीवन का परीक्षण है। चलिए दो ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कागजों पर बिल्कुल जुड़वा लगते हैं, रायन और स्टीव। दोनों की उम्र 32 साल है, दोनों एक ही शहर में रहते हैं, दोनों की कमाई $80,000 है और दोनों ने बहुत समझदारी से $80,000 की बचत भी कर ली है। आर्थिक रूप से एकदम समान, लेकिन स्वभाव जमीन आसमान का फर्क है। रायन को अपनी जिंदगी के हर हिस्से में स्थिरता पसंद है। वो प्लान करना चाहता है, वो एक ऐसी जगह चाहता है जो हमेशा के लिए उसकी हो, एक ऐसा गैराज जहां वो अपने ऐसे औजार रख सके जिनका इस्तेमाल करना उसे शायद आता भी ना हो, और एक ऐसा बैकयार्ड जिसके लिए वो बेवजह पजेसिव हो सके। वहीं स्टीव बिल्कुल अलग है। वो लचीलेपन को महत्व देता है, वो अपने विकल्प खुले रखना चाहता है। उसे खुद नहीं पता कि 5 साल बाद वो कहाँ होगा, और ईमानदारी से कहें तो उसे यही पसंद है। 30 साल के लिए एक ही पते पर बंधने का ख्याल उसे कुछ ज्यादा ही नर्वस कर देता है। और अंततः उनकी ये अलग स्वभाव उन्हें दो बिल्कुल अलग वित्तीय रास्तों पर ले जाते हैं। रायन घर खरीदता है और स्टीव किराए पर रहना जारी रखता है। महीनों की खोज, दर्जनों प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स और अनगिनत घर देखने के बाद इतने कि रायन खुद भी याद नहीं रखना चाहेगा, उसे आखिरकार अपना सपनों का घर मिल ही जाता है। कीमत है $3,50,000। वो ठीक 20% यानी $70,000 डाउन पेमेंट करता है और करीब $10,000 क्लोजिंग कॉस्ट में देता है। मतलब उसकी पूरी $80,000 की बचत घर खरीदने में ही साफ हो गई। 7% ब्याज दर के साथ 30 साल के फिक्स्ड मॉर्गेज पर उसका मूलधन और ब्याज बनता है $1,863। लेकिन रुकिए, प्रॉपर्टी टैक्स में $350 और रख रखाव के लिए $290 जोड़ दें, जो कि घर की कीमत का लगभग 1% सालाना होता है, तो उसका शुरुआती मासिक आवास खर्च एक बहुत बड़े आंकड़े तक पहुंच जाता है, $2,653 हर महीने। अक्सर सुना होगा कि घर की किश्त चुकाने से संपत्ति या इक्विटी बनती है, और तकनीकी रूप से सच भी है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। खासकर शुरुआती सालों में ये इक्विटी बहुत ही दर्दनाक तरीके से धीरे धीरे बनती है। जरा पहले महीने का गणित देखिए। रायन के $2,653 के भुगतान में से लगभग $1,633 तो केवल ब्याज में उड़ जाते हैं। $790 टैक्स, बीमा और रखरखाव में चले जाते हैं। तो असल में संपत्ति बनाने में कितना गया? सिर्फ $230। बाकी का सारा पैसा बस घर का मालिक होने की कीमत चुकाने में चला गया। और यहीं पर वो बात आती है जो इस पूरी बहस का नजरिया ही बदल देती है। ये बात सच है कि किराएदार कोई इक्विटी नहीं बनाता, लेकिन किराया देना पैसे की बर्बादी है, ऐसा कहना, और दूसरी तरफ मॉर्गेज के ब्याज, प्रॉपर्टी टैक्स, बीमा और छत की मरम्मत को निवेश का नाम देना वास्तव में सिर्फ क्रिएटिव अकाउंटिंग है। इसे बस खुद को तसल्ली देना कह सकते हैं। अब जरा स्टीव को देखते हैं। स्टीव उसी शहर में एक घर किराए पर लेता है। उसका मासिक किराया है $2,000। कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, कोई होम ओनर्स इंश्योरेंस नहीं, और अगर अचानक पानी का हीटर काम करना बंद कर दे तो वो उसके मकान मालिक की सिरदर्दी है। इस वजह से स्टीव के पास रायन के मुकाबले हर महीने ठीक $653 एक्स्ट्रा बचते हैं। और सबसे अहम बात, स्टीव इस पैसे को यूं ही खर्च नहीं करता, बल्कि वो इसे पूरे अनुशासन के साथ एक ब्रॉड स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड में निवेश करता है। साथ ही घर न खरीदने की वजह से उसके पास जो $80,000 बच गए थे, वो भी उसी इंडेक्स फंड में छप्पड़ फाड़ कर काम कर रहे हैं। तो अब मंच पूरी तरह से सज चुका है। इस 20 साल की यात्रा को ट्रैक किया जाएगा। तीसरे साल, 10वें साल और 20वें साल के अहम पड़ावों पर हर खर्च, हर रिटर्न और हर बिल का हिसाब होगा। शुरुआत करते हैं पहले बड़े माइलस्टोन से। तीसरा साल, शुरुआती हकीकतें। तीसरे साल तक फैसलों का हनीमून पीरियड खत्म होने लगता है। रयान को घर के मालिक होने का पहला बड़ा सबक मिलता है। जब घर अपना होता है तो हर अजीब आवाज के सीधे वित्तीय परिणाम होते हैं। एक शनिवार पानी का हीटर अचानक काम करना बंद कर देता है। रयान YouTube पर एक वीडियो देखता है जिसका टाइटल है इजी वाटर हीटर फिक्स, एनीवन कैन डू दिस। 4 घंटे सिर खपाने के बाद वो आखिरकार किसी ऐसे इंसान को बुला लेता है जो सच में ये काम कर सकता है। इस मरम्मत में कुछ $100 लग जाते हैं। शुक्र है कि रयान ने रख रखाव के लिए बजट रखा था।
36 महीनों की किश्तें चुकाने के बाद रयान की होम इक्विटी $1,12,000 से $1,23,000 के बीच पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव ने अपने शुरुआती $80,000 और हर महीने बचाए गए पैसों को निवेश करना जारी रखा है। उसका पोर्टफोलियो अब करीब $1,30,000 का हो गया है, यानी दोनों का स्कोरबोर्ड अभी काफी करीब है। लेकिन अब समय के साथ समीकरण थोड़े बदलने लगते हैं। जहां रायान की मूलधन और ब्याज की किश्त एकदम फिक्स है, वहीं स्टीव का किराया हर साल 3% की दर से ऊपर जा रहा है। पहले साल जो किराया $2,000 था, वो दूसरे साल 2,060 और तीसरे साल $2,122 हो गया है। घर में कुछ नहीं बदला, बस रहने का खर्च बढ़ गया। 3% सालाना बढ़ोतरी के चलते स्टीव का जो $653 का शुरुआती मासिक फायदा था, वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है। अब सीधा छलांग लगाते हैं एक दशक आगे, 10वां साल, बदलते समीकरण। दोनों अब 42 साल के हो चुके हैं और गणित अपना जादू दिखा रहा है। रयान का घर काफी कीमती हो चुका है। इन 10 सालों में उसने घर के रख रखाव पर जो पैसा खर्च किया, उसमें से कुछ ने घर को बेहतर बनाया और कुछ ने बस घर को धीरे धीरे वापस प्रकृति में विलीन होने से बचाया। उसकी इक्विटी अब शानदार $230,000 से $278,000 के बीच है। वो अब अपनी प्रॉपर्टी पर उस आदमी के आत्मविश्वास के साथ चलता है जो हर ईंट के लगभग आधे हिस्से का मालिक है। लेकिन स्टीव 10% औसत वार्षिक रिटर्न के साथ उसका पोर्टफोलियो बढ़कर $2,90,000 हो चुका है। लिक्विड एसेट्स के मामले में स्टीव अभी भी आगे है, लेकिन कैच क्या है? कैच ये है कि स्टीव का किराया अब $2,700 प्रति माह के करीब पहुंच रहा है, जबकि रयान का फिक्स्ड मॉर्गेज पेमेंट अभी भी टस से मस नहीं हुआ है। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, 20वां साल, लंबी अवधि का खेल। अब रयान और स्टीव दोनों 52 वर्ष के हो चुके हैं। कंपाउंड ग्रोथ और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के अंतिम परिणाम सामने हैं। अगर सिर्फ शुद्ध संपत्ति यानी नेट वर्थ की बात करें तो स्टीव असल में बाजी मार चुका है। रयान की होम इक्विटी $472,000 से $606,000 के बीच है, लेकिन स्टीव का निवेश पोर्टफोलियो वो $750,000 के भारी भरकम आंकड़े को छू चुका है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से आसानी से एक्सेस किया जा सकने वाला पैसा है। पर जरा रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। $3,600, जी हाँ, ये अब स्टीव का नया मासिक किराया है और ये आगे भी बढ़ता ही रहेगा। इसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। दूसरी ओर रायन अपने घर का पूरा कर्ज चुकाने से सिर्फ 10 साल दूर है। एक बार वो मॉर्गेज खत्म हो गया तो उसका आवास खर्च एकदम से जमीन पर आ जाएगा। स्प्रेडशीट के आंकड़ों के पीछे की मनोवैज्ञानिक वास्तविकता को समझना बहुत जरूरी है। रायन का रास्ता फोर्स्ड सेविंग्स या मजबूरी की बचत का था। बैंक ने हर महीने उससे इक्विटी बनवाई, लेकिन स्टीव की $7.5 लाख की विशाल संपत्ति एक बहुत बड़ी शर्त पर टिकी थी, अनुशासन। यह संपत्ति तभी वजूद में आती है जब स्टीव ने मार्केट क्रैश होने पर भी निवेश किया हो या किसी महंगी वेकेशन के लालच में आकर अपनी मंथली SIP कभी ना रोकी हो। अगर उस बचे हुए पैसे से लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर लिया जाता तो ये सारा गणित धरा का धरा रह जाता। तो क्या रयान का फैसला एकदम परफेक्ट था? बिल्कुल नहीं। घर खरीदने के अपने ही अलग जोखिम होते हैं। सबसे बड़ा है समय। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की भरपाई के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 7 से 10 साल एक ही जगह रहना पड़ता है। फिर आती है गतिशीलता। अगर कहीं और बेहतर मौका मिले तो घर को बेचना या किराए पर उठाना बहुत मुश्किल और महंगा काम है। इसके अलावा सारा पैसा एक ही शहर की एक ही सड़क पर दांव पर लगा होता है। और सबसे बड़ी बात, घर की इक्विटी खर्च करना बहुत मुश्किल है। जब अचानक कैश चाहिए हो तो कोई अपने घर की दीवारें या छत का एक हिस्सा काट कर नहीं बेच सकता। अब सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने शहर के मार्केट को कैसे समझे। इसके लिए एक बहुत ही शानदार गणितीय शॉर्टकट है, प्राइस टू रेंट रेशियो। बस घर की कीमत को सालाना किराए से डिवाइड कर दीजिए। रायन के $3.5 लाख के घर को $24,000 के सालाना किराए से भाग देने पर 14.6 आता है। थंब रूल ये है कि अगर ये अनुपात 14.6 या उससे कम है तो खरीदना बेहतर माना जाता है, और अगर ये 20 से ऊपर है तो गणित किराए पर रहने का समर्थन करता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन पैमाना जरूर है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सार इसी बात पर आकर टिकता है कि असली ट्रेड ऑफ क्या है। पर्सनल फाइनेंस में कोई एक परफेक्ट रणनीति नहीं होती। ये इस बारे में है कि कौन सा विकल्प किसी के जीवन और व्यक्तित्व पर सबसे सटीक बैठता है। रायन ने तरलता और गतिशीलता को छोड़कर स्थिरता, लेवरेज और दीर्घकालिक नियंत्रण को चुना, जबकि स्टीव ने घर की निश्चितता को छोड़कर लचीलापन, तरलता और बाजार में निवेश को चुना।
और अंत में ये पूरी केस स्टडी हमें इस बेहद अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, क्या घर खरीदने वाला वास्तव में वहां इतनी लंबी अवधि तक रहता है कि वो निवेश फायदेमंद हो जाए? और क्या किराएदार वास्तव में उस बचे हुए पैसे का हर महीने अनुशासित होकर निवेश करता है? क्योंकि सच तो ये है कि 20 साल बाद संपत्ति इस बात से नहीं बनी कि किसने खरीदा और किसने किराए पर लिया। संपत्ति इस बात से बनी कि उस शुरुआती फैसले के बाद दोनों ने दशकों तक कैसा व्यवहार किया। निर्णय लेना तो बस शुरुआत है, असली खेल तो उसे निभाने का है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।